गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इकाई का अंक वाले क्वेश्चन जो भी हैं आपके वो हमने सोल्व किए थे। डिविजिबिलिटी हम क्या करते हैं इसमें, जैसे हमें इसका इकाई का अंक चेक करना है तो मैंने पहले ही लगभग 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ये जो पिछली क्लास का टॉपिक था वही क्वेश्चन है सेम। एक क्वेश्चन वो पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये जो घातांक दे रखी है इसमें हम 4 का भाग देते हैं, लेकिन आपको बताया था 1, 0, 5 और 6 ये कभी भी बदलते नहीं है। इनके ऊपर कितनी भी घात लगी हुई हो इनका इकाई-अंक कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम चेक करते हैं इकाई-अंक क्या होगा। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दोगे तो देखो 4 एकम 4, 4 संते 28 पूरा पूरा जा रहा है तो 3 की घात 4 गुणा 4 की बात करें इसमें भी 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 कितने बचे 3, 4 अंटे 32 एक शेषफल बच रहा है तो यहाँ पे 1 गुणा 15। देखो 15 को हम क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं, 3 बना सकते हैं एक तो, या फिर तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। 15 है तो 15 का इकाई-अंक क्या है 5 है। 5 को मैंने आपको बताया है ये कभी भी चेंज नहीं होता, इसका इकाई-अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा, ये बता रखे हैं, ठीक है। अब देखो 3 की घात 4 है मतलब कितना हो गया 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81। इसका इकाई-अंक क्या होगा 1, 4 एकम 4 और 5। अब इनको गुणा करोगे 5 चौक 20, इकाई-अंक क्या है 0। यही आपका आंसर, ठीक है। ये तो देखो प्रीवियस क्लास थी, जो जितने भी क्वेश्चन थे हमने किए थे। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं और अगला टाइप देखते हैं। 4200 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये देखो अपना अगला टाइप है, इसमें आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ भी है एनटीपीसी 2021 में। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 84 दे रखा है, ठीक है। इसमें आप गुणनखंड क्या करोगे, गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए 2 का भाग दोगे, गुणनखंड कर दो इसके, कितना जाएगा 4, 2 फिर 2 का दोगे 21, फिर 3 का दोगे 3 7 21 और फिर कितनी बार दोगे 7 एकम 7। तो देखो 2 की घात कितनी आई 2, 3 की घात है 1 और 7 की घात है 1, ठीक है। अब देखो गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो इसकी घातांक है इसमें 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ोगे इसमें कितनी बार आएगा 2 और 1 3 गुणा 1 में 1 जोड़ दो, मतलब 1 बढ़ा के लिखना है अपने को 2, इसमें 1 बढ़ा के लिखोगे 2 तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये 84 की अगर आपको पूछे गुणनखंड कितने होंगे तो 12 होंगे। अब आप कहोगे सर ये 1 जोड़ क्यों रहे हैं, 1 जोड़ क्यों रहे हैं, इसके लिए देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं कहूँगी 9 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखो 9 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो 9 में देखो किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जा रहा है 9 में जा रहा है और 1 जा रहा है 9 का भाग। तो देखो इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं 1, 3 और 9। और वैसे अगर आप करते गुणनखंड देखो तब कितने आएंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 यही आ रहा है, 3 की घात 2। यहाँ गुणनखंड कितने आ रहे हैं 2, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3। तो हमें हमेशा 1 बढ़ा के लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 वाला भी हमेशा साथ में रहेगा। तो जितना भी ऊपर दिया हुआ हो उसमें 1 बढ़ा देना आप, ठीक है। क्योंकि इसके 9 के हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंडों की संख्या आएगी 3, जबकि वैसे कितनी आ रही है 2, तो हमें 1 बढ़ाना है। तो जब भी आप काम करो तो आपको यही काम करना है, ठीक है। अब देखो ये आपका एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, 4200 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो मैंने भी आपको बताया था गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड मतलब छोटी से छोटी संख्या में तोड़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में जो घात होगी उसमें 1 जोड़ के लिख देंगे। अब आप कहोगे सर 4200 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका कोई भी टुकड़े कर दो, आप जो मर्जी आए आप टुकड़े कर लो, बस हमें छोटे से छोटे टुकड़े करने हैं। जैसे मैं इसके टुकड़े करूंगा 4200 की अगर बात करें हम तो 4200 क्या लिख सकते हैं 42 गुणा
100 लिख सकता हूँ मैं। 42 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 21 कर सकता हूँ, 21 दूनी 42। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। इसको देखो, 2 का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, 21 का 3 साते 21 हो सकता है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। अब देखो 2 कितने हैं, 1 2 और 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 ही है। 5 की घात कितनी है, 2 है। 7 की घात कितनी है, 1 है। ये हो गए इसके टुकड़े हो गए, गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, हमें ज्ञात करना है गुणनखंडों की संख्या। इसके लिए देखो, आपको इसमें 1 बढ़ाओगे, 3 में 1 बढ़ाओगे कितना हो गया, 4। 1 में 1 बढ़ाओगे 2, 2 में 1 बढ़ाओगे 3, 1 में 1 बढ़ाओगे 2। 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48। यही आपका आंसर। ठीक है, तो बस समझ में आ रही चीजें, कुछ नहीं करना, आपको टुकड़े करने हैं। जितना छोटे से छोटे टुकड़े होंगे वो टुकड़े करेंगे, उसके बाद में 1 बढ़ा के हम अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो, हमें आपको गुणनखंड करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना हो सके, जो भी आप टुकड़े करने चाहो वहीं से कर लो, फिर अगेन टुकड़े कर दो, ऐसे करके सोल्व करना है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12288 संख्या के कितने गुणनखंड हो गए। अभी बताया आपको गुणनखंड कैसे निकालने हैं, इसके टुकड़े कर दो आप। तो टुकड़े कैसे करोगे, 8 का भाग दे सकता हूं मैं। 8 के लिए आपको पता है, मैंने बताया आपको, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखते हैं। तो 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 3 24 और 8 6 48। कर सकते हैं ऐसा। अब देखो, इसके अंदर दोबारा से 8 का भाग चला जाएगा, देखिए देख लो जा रहा है क्या। 4 जोड़ोगे चला जाएगा, 8 फिर 8, 8 एकम 8 एकम 8, 9 8 72। यही है, क्योंकि यहाँ 7 बचेंगे 73, 8 का भाग दोगे 9 8 72, 8 दूनी 16। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब इसमें देखो, सही है ना, 8 एकम 8, 9 8 72 और 8 दूनी 16। अब अगेन इसके अंदर जो किसका भाग दे सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं। 8 गुणा 8 गुणा 2 का भाग दो, कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 6 96। अब इसमें 12 का भाग दे सकते हैं। 96 के क्या टुकड़े हो सकते हैं, 12 × 96, 12 गुणा 8 लिख सकता हूँ 96 की जगह, 12 गुणा 8। अब देखो, इसको 12 को लिख सकते हो आप 3 गुणा 4, 12 को भी मैं 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ। 8 दो कितने हो गए, 1 2 और 3। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और ये भी हो गया 2 की घात 3 गुणा 1 2, ये है आपका, 1 3 है और 4 का मतलब 2 की घात 2, यही है। तो 2 कितने हो गए, वो 3 3 6, 3 9 और 2 11। 2 की घात हो गई 11 और 1 हो गया आपके पास 3। 3 की घात मतलब 1। आपको मैंने बताया था कि हमें 1 जोड़ के फिर लिखना है, 11 और 1 12 गुणा 1 में 1 जोड़ोगे 2, तो 12 दूनी 24। यही आपका आंसर, समझ जाओगे। आपको इसके जितने हो सके टुकड़े करने हैं, टुकड़े कर दोगे। या तो देखो गुणनखंड विधि से निकाल लो, लेकिन गुणनखंड विधि से करोगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। आप जितना हो सके शॉर्ट तरीके से टुकड़े करने की कोशिश करो। टुकड़े करोगे तो 2 की घात आएगी 11, 3 की घात आएगी 1, तो 11 में 1 जोड़ देंगे 12, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 12 दूनी 24। यही आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रम से कितनी है। 120 की बात करें तो 120 के विषम, अब की बार देखो आपको विषम और समभाजकों की संख्या बतानी है, तो पहले तो इसके टुकड़े कर लो। 120 को क्या लिख सकता हूं मैं, 12 गुणा 10 लिख सकता हूं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ये 2 की घात 2 हो गई, इधर 3 है
और 2 की घात में एक और जुड़ जाएगा, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणा 5। तो ये आ गया आपका 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। क्लियर है यहाँ तक? अब लेकिन हमें क्या चाहिए, विषम और समभाजकों की कुल संख्या चाहिए। तो विषम की अगर मैं बात करूं तो विषम में देखो, सम वाला तो लेंगे नहीं, विषम में विषम की बात कर रहा है तो ये तो लेंगे नहीं, हमें लेना है सिर्फ ये और ये। इसमें एक जोड़ोगे, एक में एक जोड़ो कितना आएगा 2, एक में एक जोड़ो कितना आएगा 2, तो 2 दूनी 4। तो पहले विषम है फिर सम है, तो विषम देखो 4 किस में है, 4 इसमें है, यही आपका आंसर है। आगे बढ़ना ही नहीं है, सम तो निकालना ही नहीं है आपको, क्योंकि विषम से अपना काम हो गया। अगर मान लो 2 जगह 4 4 होता तब हम आगे बढ़ते, लेकिन सिर्फ हमारा यहाँ विषम से ही काम हो गया। विषम कितने होंगे, 2 दूनी 4, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये है देखो टाइम सेविंग, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, विषम निकालेंगे फिर सम निकालेंगे। आपको सिर्फ विषम निकालना है, विषम से काम हो गया तो वही आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए। अब की बार देखो आपको अभाज्य गुणनखंड याद करने हैं। अभाज्य गुणनखंड, जब भी अभाज्य गुणनखंड याद करने हो तो सिर्फ हमें अभाज्य संख्या ही लेनी है। अब देखो 2 की बात करें, 2 के अगर हम टुकड़े कर सकते हैं, सॉरी 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 3 और 10 लगा हुआ इसके ऊपर पहले से। 9 की बात करें, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 ऊपर 7 लगा हुआ है, 7 के टुकड़े होंगे नहीं तो 7 की घात 8। ठीक है, क्योंकि हम छोटी से छोटी संख्या में तोड़ते हैं, सबसे पहले यही काम करते हैं। 3 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा 30, 7 दूनी 14 और 7 की पावर 8, यही है। अब देखो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, यही है। यहाँ पे अभाज्य संख्या कितनी है, हमें चाहिए अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनखंड याद कीजिए, कुल अभाज्य संख्या होंगे। तो देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या कितनी है 30 है, यहाँ पे अभाज्य संख्या कितनी है 14 है, यहाँ अभाज्य संख्या कितनी है 8। टोटल कितना हो गया 8 और 4 12, 2 3 और 1 4 5, 52, यही आपका आंसर। अब आप कहोगे सर जोड़ क्यों रहे, गुणा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें कुल अभाज्य संख्याएं बतानी है अब की बार। ठीक है, क्या बताना है, कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं का ही गुणनखंड बताना है। तो अभाज्य संख्या देखो यहाँ पे कितनी है 30 है, यहाँ पे कितनी है 14 है। गुणनखंड तो हमने कर लिया है, ये 2 है 3 है 7 है, इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे 30 अभाज्य संख्याएं हो गई, यहाँ 14 हो गई, यहाँ 8 हो गई, हम इनको सबको जोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में देखो ये संख्या दे रखी है, इसका अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है आपको। इस बार आपको अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, 9 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, इसकी पावर 6। 12 को क्या लिख सकते हैं 3 और 4, तो 3 की घात 4, 4 की घात 4 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूं ऐसा, और 7 की घात 1। ठीक है, अब देखो 3 की घात 6 दूनी 12, यहाँ 3 की घात 4 है, यहाँ पे 4 दूनी 8 2 की घात, और यहाँ 7 की घात 1। 3 दोनों जगह 3 है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 12 बार है, तो कितनी बार हो जाएगा 12 और 4 16 हो जाएगा। 2 की घात 8 और 7 की घात 1। अब की बार हमें ऊपर वाली संख्या नहीं लेनी है। यहां तो देखो कुल अभाज्य गुणनखंड याद करने थे, कुल अभाज्य गुणनखंड याद करने हो तब आपको इनको जोड़ना है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों का योग याद करना हो, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड है आपके 3 है 2 है और 7 है, इनका योग याद करना है 3 2 और 7, कितना हो गया 12। यही आपका ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा इनमें क्वेश्चनों में समझाने में इसने गलत तरीके से लिखा है, लेकिन बाद में रेलवे ने आगे जाके अपनी गलतियां सुधारना स्टार्ट कर दी। पहले 2016 में इसने थोड़ी लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ कर रखी थी, आगे जाके देखो इन्होंने क्लियरली लिख रखा है अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए।
तो अब भाज्य गुणनखंड कितने हैं यहाँ पे? अब भाज्य संख्या 3 है, ये 2 है और ये 7 है। इनका योग ज्ञात करना है तो इनका सीधा सीधा जोड़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि कितने गुणक विषम संख्या है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, वही सेम कितने गुणक विषम संख्या बताने हैं। पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हमने, उसमें सम और विषम दोनों एक साथ पूछ रहा था, अब की बार ओनली विषम संख्या पूछ रहा है आपको। अब देखो 2 की घात 9 है, 3 की 5 है, 5 की 4 है, 7 की 6। टुकड़े किसी के नहीं करने, पहले से टुकड़े हो रखे हैं। विषम लेना है तो विषम कौन सा लोगे? ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तो सम है, हमें सिर्फ किसके लेने हैं? विषम वाले। 3 की घात 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 6 गुणा 5 की घात 4 है, 4 में 1 जोड़ो, कितना होगा? 5, 6 में 1 जोड़ोगे 7। यही करते हैं, 1 बढ़ा के फिर लिखते हैं अपन। 6 पंजे 30, 30 गुणा 7, 7 × 3 = 21, 210। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड मतलब हम लास्ट गुणनखंड करेंगे, छोटी से छोटी संख्या गुणनखंड करेंगे। लेकिन देखो आप जैसे अगर आप गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सीधा हम आंसर एलिमिनेट करते हैं, मतलब जो कट जाएगा वो नहीं आएगा। मतलब हम आंसर चेक कर लेते हैं कि कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, यहीं से पता लग जाएगा। देखो ये लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हो, 0 और 5। मैंने आपको बताया था कि 5 के लिए 25 के लिए और 125 के लिए, इसमें 5 में लास्ट का डिजिट देखते हैं, 25 में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 125 में लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। ये आपको पहले क्लास में बताया हुआ है। तो देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है, 25 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 25 के लिए 2 डिजिट देखेंगे और 0, 5 में 25 का भाग नहीं जाएगा। तो मतलब इसमें सिर्फ 5 की घात 1, 5 का ही भाग जाएगा। तो अब देखो इसमें 5 की घात कितनी है? 3, तो इसका भाग तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं होगा। इसमें 5 की घात 1 है, इसमें 5 की घात 2 है, ये भी नहीं जाएगा। इसमें 5 की घात 1 है, मतलब या तो ये आंसर होगा आपका या फिर ये आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमने हटा दिया। यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, मतलब इसमें एक में 3 है, एक में 3 × 9 है। अब ये भी आपको बताया हुआ है कि 3 के लिए क्या करना है और 9 के लिए क्या करना है। तो हम देखो इनको जोड़ेंगे। 9 के भाग के लिए क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं और फिर 9 का भाग देते हैं। अगर 9 का भाग जा रहा है तो वो 9 से विभाज्य होगा। डिविजिबिलिटी आपको बताई हुई है पहले। जोड़ दो इनको, 6 और 2 8, 8 और 5 सॉरी 6 और 2 8, 6 14, 14 और 8 कितना हो गया? 22 और 5 27। 27 के अंदर 9 का भाग जा रहा है। आप कहोगे सर जा रहा है, तो 9 का भाग जा रहा है मतलब 9 वाला ही आपका आंसर होगा। 3 की घात 2, 5 और 3 की घात 2, ये ओनली 3 है लेकिन 3 की घात 2 का भाग जा रहा है, तो आंसर हो गया ये। समझ रहे हैं चीज़ों को? ये सीधा सीधा आपका डिविजिबिलिटी आपका पढ़ाया हुआ है, विभाज्यता का नियम लगाया है। सीधा हमने 3 वाला चेक कर लिया और 5 वाला चेक कर लिया, वहीं से अपना काम बन गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कक्षा में उपस्थित छात्रों में 448 मोबाइलों को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है? आरपीएफ एसआई 2019 में आया क्वेश्चन है आपका, थोड़ा गौर से देखना। देखो इसको, अब देखो कक्षा में उपस्थित छात्रों में 448 मोबाइलों को एक समान रूप से कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो हमें करना क्या है? मतलब हमें ये नहीं पता कक्षा में छात्र कितने हैं, मोबाइल 448 हैं और छात्रों का पता नहीं है, लेकिन सबको समान समान रूप से बांटना है। तो आप करोगे क्या ऐसे क्वेश्चन में? जैसे मान लो एक बार मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 16 मोबाइल हैं, ठीक है, कितने मोबाइल हैं? 16, और कक्षा में बांटने हैं लेकिन सबको बराबर बराबर बांटने हैं। तो आप क्या करोगे? देखो इसका गुणनखंड करो। 1 का भाग जा सकता है इसमें, 2 का भाग भी जा सकता है इसमें, 4 का भाग जा सकता है, 8 का भाग भी जा सकता है और 16 का भाग जा सकता है। इन सब संख्याओं का भाग जा सकता है। आप कहोगे सर जा सकता है। अब देखो मैं आपसे कहूँ कि कक्षा में 16 स्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे? एक एक मोबाइल बांटेंगे। 8 स्टूडेंट होंगे तो उनको 2-2 मोबाइल देंगे। अगर 4 स्टूडेंट हैं तो 4-4 मोबाइल दे देंगे। 2 स्टूडेंट हैं तो उनको 8-8 मोबाइल देंगे। और एक स्टूडेंट हो उसको कितना मोबाइल देंगे? 16 के 16 मोबाइल एक को दे देंगे। यही तरीका हो रहा है सबको बराबर बराबर बांटने का। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने क्या किया? गुणनखंड किया सीधा सीधा इसका। तो देखो 16 का गुणनखंड करोगे आप, 2 का भाग दोगे 8, 2 का भाग दोगे 4, 2 का भाग दोगे 2, 2 का भाग दोगे 1।
1 2 3 4, 2 की घात 4। कितने गुणनखंड हो गए? 2 की घात 4, लेकिन मैंने बोला था आपको एक जोड़ना है। टोटल गुणनखंड कितने होंगे? 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड हो रहे हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 तरीके से हम बांट सकते हैं। सेम इस क्वेश्चन की बात करें, 448 की बात करें हम, ठीक है, इसमें देखो 8 का भाग जा रहा है, दे दो 8 का भाग, गुणनखंड करेंगे पहले। कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, 8 6 48, 56 बार। फिर 56 की गुणनखंड करेंगे, 8 2 7 56। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 गुणा 7, 7 की घात 1 मान लेते हैं। 3 और 3 कितनी हो गई? 2 की घात कितनी हो गई? 6 हो गई, गुणा 7 की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। यही है। अब देखो मैंने बोला था आपको एक बढ़ा के लिखना है, तो 6 और 1 7 गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 7 दूनी 14। इसके गुणनखंड कितने होंगे? 14 गुणनखंड होंगे। यही आपका आंसर आएगा। हम 14 तरीकों से बांट सकते हैं। कितनी प्रकार से बांट सकते हैं? 14 प्रकार से आप इन मोबाइलों को बांट सकते हो। आरपीएफ रेलवे में आया हुआ है, एसआई में, ठीक है, समझ रहे हो ना। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए आपको सेम गुणनखंड करने हैं, वही तरीका लगाना है, और उसके बाद में गुणनखंड में जो हम करते हैं आगे प्रोसेस, वही काम करना है, ठीक है। कक्षा में समान रूप से 720 मोबाइलों को कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है? ये भी आपका 2019 एसआई में आया हुआ है। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया हमने। 720 मोबाइलों को, तो 720 के टुकड़े कर लेंगे अपन, 72 गुणा 10 कर सकते हैं। इसके टुकड़े और कर लो, 18 चौक 72, 4 गुणा 18, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3, और ये आगे है 2 गुणा 5। क्लियर है यहाँ तक? 2 कितनी बार है? 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। यही है। 4 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो गया? 5, 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो गया? 3, 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो गया? 2, 5 3 15 दूनी 30, ये हो गए 30, ठीक है। कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है? 30 तरीकों से हम बांट सकते हैं 720 को। वो मैंने आपको पहले समझा ही दिया, बेसिक कैसे बांटना होता है। तो ये आ गया आपका आंसर 30। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। ये है अपना अगला टाइप, 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, तो ये देखो प्राइम नंबर की बात करें हम, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? वैसे देखो 1 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 25। 1 से 50 तक प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं आपके 15। ये आपको बेसिकली याद रखना है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब तो क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि ऐसी संख्या उसमें भाग या तो खुद का जाएगा या 1 का भाग जाएगा, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे 1 से लेकर के हम 10 तक की अगर बात करें, इसमें प्राइम नंबर कितने हैं? 2 है। 1 देखो ना तो प्राइम होता है ना, ये किसी में भी काउंट नहीं है। अब भाज्य संख्या में भी काउंट नहीं होगा ना भाज्य संख्या में काउंट होगा, ठीक है। तो 2 है एक, तो फिर 3 4 है नहीं, 5 और 7, यही है। 1 से 10 के बीच में ये प्राइम नंबर है, यही है भाज्य संख्या है। बात करें हम 11 से लेकर के 20 तक की, तो 11 से 20 तक में देखो कौन कौन से हैं, देख लो। 11 है, 12 नहीं है, 13 14 भी नहीं है, 15 16 17 फिर 19, यही है। ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, याद रखोगे तो बहुत सही रहेगा। जैसे 1 से 10 के बीच में 4 हैं, 11 से 20 के बीच में 4 हैं। इसके बाद में हम बात करें 21 से लेकर के 30 तक की, 21 से 30 तक की बात करें तो देखो 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, 24 25 26 27 29, यही है। उसके बाद में हम चलते हैं 31 से लेकर के 40 तक। 31 से लेकर 40 तक चलेंगे।
31 एक तो प्राइम नंबर है आपका, उसके बाद में 32, 33, 34, 35, 36, ओनली 37 है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है। चलो आगे 41 से लेके 50 तक, 41 से लेके 50 तक में देखेंगे 41 आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद में 42, 43, देखो 43 प्राइम नंबर है, किसी भी संख्या का भाग छूट जाता है 43 में, तो ये प्राइम नंबर है। 43 के बाद में 44, 45, 46, सॉरी 44 नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है, 47, 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं। तो देखो कितने हो गए, 4, 4, 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, कितने हो गए ये 15। तो अगर हम 1 से लेकर के 50 तक की बात करें तो कितने प्राइम नंबर हो गए, 15 हो गए। और अगर आप ऐसे ही 1 से लेकर के 100 तक की बात करोगे तो प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर के 100 तक की बात करोगे तो टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। अब हमें ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 1 से लेकर के 100 तक आपको पता है प्राइम नंबर कितने हैं 25, लेकिन हमें चाहिए 20 से लेकर के 80 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं, 20 से लेकर के 80, तो मतलब 80 से आगे वाले और 20 से पहले वाले ये नहीं चाहिए। हमें टोटल पता है कि 25 है, 20 से पहले कितने हैं, 20 से पहले देख लो कितने हैं, 4 और 4 8 है, 20 से पहले कितने हैं 8 हैं, और 80 के बाद में कितने हैं, तो 80 के बाद में देखो 80 से लेकर के आप 100 तक जाओगे तो कितने प्राइम नंबर होंगे, चेक करो। 81 प्राइम नंबर है, नहीं है। 82 नहीं है। 83 देख के बताओ 83 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 83 एक तो आपका प्राइम नंबर हो गया, एक हो गया 84, 85, 86, 87, 89, तो 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए, 2। अब हम बात करेंगे 90 से लेकर के 100, तो 90 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है बताइए, 97, सॉरी 91, 92, 93, 94, ओनली एक है 97, ठीक है। तो 80 से लेकर के 100 तक के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं, 3 हैं। और 20 से पहले प्राइम नंबर कितने हैं, 4 और 4 8 हैं। तो हमें ये 8 भी नहीं लेने हैं और ये 3 भी नहीं लेने हैं, तो 8 और 3 11 नहीं लेने हैं। 25 में से अगर 11 नहीं लेने हैं तो 25 में से 11 घटाओगे कितने बचे, 4 और 1 14, तो आपका आंसर कितना है 14, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राइम नंबर कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट 61 से लेकर के 100 तक में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम अभी मैंने आपको बताया 61 से लेकर के 100 तक, 61 से लेकर 100 तक ये सेट दिया हुआ आपको, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा प्राइम नंबर, दूसरा सबसे बड़ा मतलब देखो सबसे बड़ा इधर से मिलेगा आपको। अब इधर से अगर हम देखते हैं तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है, पहला प्राइम नंबर 97 यही है, लेकिन हमें ये सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 100 तक की संख्याओं में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है 97, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे सबसे बड़े तो देखो इससे पहले आएंगे, आपको पता है कि 91 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के बीच में ओनली एक प्राइम नंबर होता है, वो है 97, ठीक है। फिर हम आते हैं 81 से लेकर 90 तक, इनमें प्राइम नंबर पीछे से स्टार्ट करें तो 89 है, तो पहला प्राइम नंबर ये हो गया, दूसरा सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 89, तो ये एक तो हो गया आपका 89, ठीक है। प्लस दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 61 से हम स्टार्ट करते हैं तो दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है 61, ये भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें लेनी है दूसरी सबसे छोटी। इसके बाद में दूसरी संख्या कौन सी आएगी 67 अभाज्य संख्या, तो हमें लेना है 67। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें इनका योग लेना है, तो 9 और 7 16, इकाई का अंक क्या आएगा 6, जिसका इकाई अंक 6 आ रहा है, प्राइम ये यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, वही आपका आंसर है, ठीक है। समझ रहे हो ना, हमें टोटल करने की जरूरत भी नहीं है, हमें ओनली यूनिट डिजिट देखना है ताकि कैलकुलेशन और भी शॉर्ट हो जाए। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि टोटल करेंगे फिर उसके बाद आंसर लाएंगे, सीधा आप टोटल करो यूनिट डिजिट को, और जो यूनिट डिजिट आ रहा है वही आपका आंसर है।
हाँ, कई बार यूनिट डिजिट सेम होते हैं, तब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? एनटीपीसी 2021 में आया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? मतलब 3 संख्याएं अभाज्य हैं, एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है, और हमें वही फाइंड आउट करनी है कि कौन सी संख्या इनमें से अभाज्य नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। चलो देखते हैं। अब ये देखो, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 3 है, ये 3 है। तो पहले इन दो संख्याओं को चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग 8 आ रहा है, ये 811 है, ये 817 है। तो इनको चेक करने का तरीका देखो, इनके आसपास में कोई पूर्ण वर्ग संख्या देख लो। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी संख्या का कंप्लीट वर्ग हो, तो इनके आसपास में देखो क्या होगा, 30 का वर्ग कितना होता है, 900। तो 900 लगभग इनके पास में है। 30 का वर्ग कितना होता है, 900। ये संख्या 811 और 817 है, मतलब इनसे 30 के वर्ग से कम है। तो हमें 30 से छोटे वाले प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा। 30 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद में 23 और 29। इन सबसे चेक करना है। इनमें से अगर कोई भी संख्या, एक भी संख्या जो जिसका भाग चला जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, या तो स्वयं का भाग जाएगा या एक का जाएगा। लेकिन हमें इनमें से किसी एक का भी भाग चला जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो पहले देखो 811 में चेक करते हैं। अब देखो 811 और 17 की बात करें तो 2 का भाग तो देखो नहीं जाएगा, क्योंकि इनका इकाई क्या है, यूनिट डिजिट 1 और 7, तो 2 का नहीं जाएगा। 3 की बात करें, 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 1 9, 9 और 7 16 हो रहा है, 3 का भी नहीं जाएगा दोनों में। यूनिट डिजिट 1 और 7 है, 5 का भी नहीं जाएगा दोनों में। 7 की बात, 7 को चेक कर लेते हैं। 7 का भाग देंगे इसके अंदर, 7 एकम 7, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 7 एकम 7, फिर कितना बचा 11, 7 एकम 7, 7 6 42, इसमें भी नहीं जाएगा। तो 7 का भी दोनों में नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम 11 की। तो देखो 11 का इसमें भाग दोगे, 11 7 77, 77 के बाद कितनी बच गई 4, 41, 41 में नहीं जाएगा। इधर 11 7 77, 47 में नहीं जाएगा, तो 11 भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं 13 की। 13 का देखो भाग दोगे आप, तो देखो 13 छाणी 78, 78 होता है, तो 31 बचे, 31 में 13 का भाग नहीं जाएगा। इधर कितने बचे 37, 37 में भी 13 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं 17 की। 17 का पहाड़ा बोलो, 17 एकम 17, 17 5 सॉरी 17 चौक 68, 68 के बाद कितने बचे 68 और 2 70, 11 और 2 13, 131, 131 17 के पहाड़े में आते हैं कहीं नहीं आते, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, 137, ये भी 17 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब 17 का भाग भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं आएगा। अब 19 को चेक कर लेते हैं। 19 को चेक करो, 19 एकम 19, 19 38, 19 57, 19 चौक 76, 76 के बाद कितने बच गए 4 और 1 5, 51, 51 में 19 का भाग जाएगा क्या, देखो आता है 51, 19 57 आता है सीधा, तो इसमें तो नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं। 19 चौक 76, 5 बच गए, इधर 7 बच गए, 57 में जाएगा, 19 57 होता है, तो मतलब इसमें 19 का भाग जा रहा है, तो यही आपका आंसर। समझ गए चीज़ों को। करना क्या है कि आपको पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है एक, जो लगभग इनके पास में हो। पहले इन दो को चेक कर रहे हैं, अगर इनमें आंसर नहीं आता तो हमें आगे बढ़ना पड़ता। तो इन दोनों में जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 30 का वर्ग होता है 900, ये लगभग 900 के आसपास में है। तो हमें 30 से छोटे वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करके चेक करना है इनको, ठीक है। तो जैसे आप चेक करोगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सहभाज्य है? सहभाज्य का मतलब देखो वो होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो, एक विभाज्य संख्या हो, ठीक है, सॉरी एक अभाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो, ठीक है। तो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे पता लग रहा है कि ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं,
भाई 59 भी प्राइम नंबर है, 97 भी प्राइम नंबर है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यही आंसर है। तो सहभाज्य का मतलब यही हुआ कि एक तो दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों भाज्य संख्याएं होंगी तो उनमें कुछ कॉमन थोड़ी आएगा। जैसे मैं बात करूं 5 और 7 की, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे नहीं आ रहा। 11 और 13 की बात करें, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। हम बात करें अगर 23 और 29 की, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो या तो दोनों भाज्य संख्याएं होंगी, सहभाज्य का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, या फिर एक भाज्य होगी एक अभाज्य होगी, क्योंकि इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो इसके साथ में आप भाज्य संख्या भी ले सकते हो। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिनमें कुछ भी कॉमन आए। तो हमें पता है कि दोनों भाज्य संख्याएं हैं, तो सीधा देखते ही आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 और 20 दोनों सम्मिलित के बीच की सभी भाज्य संख्या के योग और 30 और 50 दोनों सम्मिलित के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों के बीच की सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग करना है, और इनके बीच में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनका योग करना है, और उन दोनों का अंतर हमें देखना है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दोनों को सम्मिलित मतलब 30 भी शामिल है, 50 भी शामिल है, ये शामिल भी हैं। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं 11 और 20 पे। 11 और 20 की बात करें तो आपको पता है इनके बीच में भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। एक थी हो गई 11, एक है 13, उसके बाद में 17 और 19, इधर तो 4 है। बात करें 30 और 50 की, 30 और 50 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो एक तो 31 सही है, उसके बाद में सीधा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, उसके बाद में 41, 43 और 47, यही सब है। अब देखो आपको टाइम सेव करना है तो कंप्लीट जोड़ोगे, फिर इसको जोड़ोगे, उसके बाद में अंतर निकालोगे, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से निकालना है। इसका यूनिट डिजिट जोड़ लेंगे, इसका जोड़ लेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इधर देखो सबके यूनिट डिजिट अलग हैं। सेम होता तो हमें टोटल करना पड़ता, लेकिन हमारा थोड़े से में काम हो जाएगा। देखो 3 और 1 4, 7 और 4 11 और 9 20, इकाई का अंक क्या है इधर 0। इधर बात करें 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 कितने हो गए 19। इधर इकाई का अंक कितना है 9, 9 में से इधर वाला 0 घटाओगे कितना बचेगा 9, 9 किस में आ रहा है, यही आपका आंसर। ये देखो स्मार्ट अप्रोच है जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। बाकी आप देखो टोटल करके वैसे निकालोगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लगभग हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इससे आगे हम अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और देखो अगर क्लास पसंद आ रही है लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।